समाज में जब भी यह वाक्य बोला जाता है कि बेटी पराई होती है, तो अधिकतर लोग इसे स्त्री के अपमान, तिरस्कार या हीनता से जोड़ लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह वाक्य ना तो बेटी को छोटा सिद्ध करने के लिए बना था और ना ही उसे परिवार से अलग करने के लिए, बल्कि यह एक जीवन क्रम, धर्म परिवर्तन और उत्तरदायित्व के स्थानांतरण को समझाने के लिए कहा गया था, जिसे समय के साथ समाज ने कठोर और भावनाहीन अर्थों में बदल दिया। इस सत्य को समझने के लिए किसी जटिल शास्त्र या कठिन दर्शन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक साधारण जीवन उदाहरण ही पर्याप्त है, जो हर परिवार, हर घर और हर स्त्री के जीवन में किसी न किसी रूप में घटित होता है। उदाहरण के लिए, एक बेटी जो अभी अविवाहित है और अपने पिता के घर में रहती है, इस अवस्था में उसका संरक्षण, पालन पोषण, निर्णय और धर्म पिता से जुड़ा होता है। इसलिए यदि कभी ऐसी स्थिति आए कि उसे पिता और किसी अन्य संबंध के बीच चुनाव करना पड़े, तो वह स्वाभाविक रूप से पिता को ही चुनेगी, क्योंकि उसी घर में उसका कर्तव्य, उसकी पहचान और उसका जीवन सहारा निहित होता है। यहाँ कोई त्याग नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, यह केवल जीवन की स्वाभाविक व्यवस्था है। अब वही बेटी विवाह के बाद एक नए घर में प्रवेश करती है, जहाँ उसका जीवन संघर्ष, निर्णय और भविष्य पति के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए यदि विवाह के बाद कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि उसे पिता और पति में से किसी एक को चुनना पड़े, तो वह पिता से प्रेम होते हुए भी पति को चुनेगी, क्योंकि अब उसका गृहस्थ धर्म, उसका दायित्व और उसका जीवन केंद्र पति के साथ स्थापित हो चुका होता है। इस चयन में पिता के प्रति कोई अपमान नहीं होता, बल्कि यह जीवन की अगली अवस्था का स्वीकार होता है। अब समय आगे बढ़ता है और वही स्त्री माँ बन जाती है। मातृत्व के साथ उसके भीतर एक नया धर्म जन्म लेता है, संतान की रक्षा, पालन और भविष्य का धर्म। यदि इस अवस्था में कभी ऐसी कठिन परिस्थिति आए कि उसे पति और पुत्र में से किसी एक को चुनना पड़े, तो अधिकांश माताएं पुत्र को चुनेंगी, क्योंकि माँ के लिए संतान केवल संबंध नहीं, बल्कि उसका जीवन, उसका उत्तरदायित्व और उसका विस्तार होती है। यहाँ पति से प्रेम कम नहीं होता, लेकिन माँ का धर्म उस समय संतान के साथ जुड़ जाता है। अब समय फिर आगे बढ़ता है और वही पुत्र विवाह कर लेता है। विवाह के साथ पुत्र भी अपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है। उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी पत्नी और नए परिवार के प्रति हो जाती है, और ऐसी स्थिति में यदि माँ को पुत्र और अपने पति के बीच चयन करना पड़े, तो वह फिर से पति को चुनेगी, क्योंकि पुत्र अब अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ चुका होता है और माँ का गृहस्थ धर्म पुनः पति के साथ स्थिर हो जाता है। इस एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री या बेटी का चुनाव कभी स्थायी नहीं होता, बल्कि वह जीवन की अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। कुंवारी अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति, मातृत्व में संतान और संतान के ग्रस्त बन जाने पर पुनः पति। यह परिवर्तन भावनाओं की कमी के कारण नहीं, बल्कि धर्म और उत्तरदायित्व के केंद्र के बदलने के कारण होता है। यही जीवन क्रम जब शास्त्रीय भाषा में समझाया गया, तो कहा गया कि बेटी विवाह के बाद पराई हो जाती है, जिसका अर्थ यह कभी नहीं था कि वह पराई हो जाती है दिल से, बल्कि यह कि उसका धर्म केंद्र,
और गृहस्थ उत्तरदायित्व स्थानांतरित हो जाता है। समस्या तब उत्पन्न हुई जब समाज ने इस शब्द को संवेदना से अलग कर दिया और इसे एक कठोर सामाजिक सत्य की तरह प्रयोग करने लगा, जहां बेटी को बोझ, धन हानि या अस्थायी सदस्य की तरह देखा जाने लगा, जबकि शास्त्रों और परंपरा का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। यदि बेटी सच में पराई होती तो पिता उसे शिक्षित न करता, उसके लिए चिंतित न होता और ना ही विवाह के बाद भी उसका सहारा बना रहता। पर वास्तविकता यह है कि बेटी विवाह के बाद भी माता पिता की संतान ही रहती है, केवल उसका जीवन केंद्र बदल जाता है। इसलिए बेटी पराई क्यों कही जाती है? इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं है कि बेटी कम महत्वपूर्ण है, बल्कि यह है कि स्त्री का जीवन गतिशील होता है। उसका धर्म स्थिर नहीं बल्कि समय और भूमिका के साथ बदलता है, और यही परिवर्तन समाज ने एक शब्द में बांध दिया, जिसे समझने के बजाय हमने उसे जज करने का माध्यम बना लिया। जब इस सत्य को सही दृष्टि से समझा जाए तो यह वाक्य न तो अपमानजनक लगता है और न ही अन्यायपूर्ण, बल्कि यह जीवन की एक गहरी और यथार्थपूर्ण व्याख्या बन जाता है। अब यदि इसी जीवन उदाहरण को मनुस्मृति के दृष्टिकोण से जोड़ा जाए तो बात और भी स्पष्ट हो जाती है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि वंश परंपरा, वंश परिचय और श्राद्ध अधिकार पुत्र के माध्यम से आगे बढ़ती है, ना कि पुत्री के माध्यम से। इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि बेटी कमतर है, बल्कि यह उस समय की वंश, गोत्र और उत्तराधिकार की संरचना को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के बाद स्त्री पति के गोत्र में प्रवेश करती है और उसी कुल की उत्तरदायिनी मानी जाती है। इसलिए वह अपने पिता के वंश को आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि पति के वंश का हिस्सा बन जाती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि वंश बेटी से नहीं चलता, क्योंकि वंश का अर्थ केवल संतान नहीं बल्कि गोत्र, पितृश्राद्ध और कुल परंपरा से जुड़ा हुआ था। यही शास्त्रीय तर्क उस जीवन उदाहरण से मेल खाता है जहां अविवाहित अवस्था में बेटी पिता को चुनती है, विवाह के बाद पति को और मातृत्व में संतान को, क्योंकि हर अवस्था में उसका धर्म केंद्र बदलता है। मनुस्मृति इसी परिवर्तन को नियमबद्ध भाषा में कहती है। जब बेटी विवाह करती है तो वह पिता के कुल से भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि धार्मिक और वंशगत रूप से अलग मानी जाती है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से उससे यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वह पिता के वंश, श्राद्ध या कुल परंपरा का भार उठाए। यह व्यवस्था उस समय की सामाजिक स्थिरता के लिए बनाई गई थी, ना कि बेटी को पराया कहकर तिरस्कृत करने के लिए। यही एक बड़ी गलतफहमी पैदा हुई। समाज ने मनुस्मृति के इस सिद्धांत को भावनात्मक स्तर पर लागू कर दिया, जबकि वह मूल रूप से धार्मिक संरचनात्मक था। शास्त्र यह नहीं कहते कि बेटी माता पिता की नहीं रहती, बल्कि यह कहते हैं कि विवाह के बाद उसका वंशगत उत्तरदायित्व बदल जाता है। इसी कारण कहा गया है कि पुत्र पिता के वंश को आगे बढ़ाता है, श्राद्ध करता है और कुल परंपरा को संभालता है, जबकि बेटी विवाह के बाद दूसरे कुल की परंपरा का हिस्सा बनती है। इसलिए जब यह कहा जाता है कि बेटी पराई क्यों कही जाती है, तो उसका मूल उत्तर मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में यही है कि बेटी का जीवन धर्म स्थानांतरित होने वाला है, जबकि पुत्र का जीवन धर्म उसी कुल में स्थिर रहता है। यह व्यवस्था आज के समय में बदल सकती है,
बदली भी है, लेकिन उस काल में इसे व्यवस्था और उत्तरदायित्व के संतुलन के लिए बनाया गया था। यदि इस संदर्भ को समझे बिना केवल एक पंक्ति को पकड़ लिया जाए तो वह अन्यायपूर्ण और कठोर लगती है, जबकि पूरे तंत्र को समझने पर यह केवल जीवन क्रम की व्याख्या बनकर रह जाती है। यह समझना आवश्यक है कि मनुस्मृति और न ही परंपरा ने बेटी को हीन माना, बल्कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि स्त्री का जीवन बहुआयामी है। वह बेटी भी है, पत्नी भी है, माँ भी है और हर भूमिका में उसका धर्म अलग है। पराई शब्द उसी परिवर्तन का प्रतीक था, ना कि प्रेम की कमी का। जब इस दृष्टि से देखा जाए तो पिता, पति, पुत्र के बीच चयन का उदाहरण मनुस्मृति का वंश सिद्धांत और सामाजिक व्यवहार तीनों एक ही बात की ओर संकेत करते हैं कि बेटी कभी पराई नहीं होती, केवल उसका धर्म केंद्र बदलता रहता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।